नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका दरोगा का सेट नंबर आज 8 है। इससे पहले जो है 1 से लेके 7 सेट को अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप ये सेट देख रहे हैं तो इससे पहले आप सातों सेट को भी देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा आपको इसके डिस्कशन पार्ट को ध्यान देना है। बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि आप इन डिटेल क्यों नहीं लिखते हो। देखिए, अगर मैं पूरा डेप्थ में लिखने लगूंगा तो वीडियो 2 से ढाई घंटे की हो जाएगी। इसीलिए मैं अधिकतर चीज़ें बोल ही देता हूँ। तो आप लोग कृपया करके ध्यान से सुने और चीज़ों को देखें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने पीपल पेड़ के नीचे जो है 49 दिनों तक जो है उन्होंने ध्यान किया। इसके बाद उनको बिहार के बोध गया में फल्गु नदी के तट के किनारे उनको बौद्ध की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है और ये शाक्य कुल के परिवार में ये पले बड़े थे। बात करें तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था। इनका जो पहला उपदेश है, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ यूपी के अंदर जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था। तो आप एक क्वेश्चन से हर एक चीज़ों को आप लोग रिकॉल करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन क्या है। तो अशोक का जो धम्म नीति है उसमें उन्होंने भगवान की पूजा या बलि का प्रदर्शन को उन्होंने शामिल नहीं किया था। अशोक की बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य के बहुत ही महानतम शासक में से एक हैं और इन्होंने धम्म शब्द का जो प्रयोग है वो धर्म के लिए किया था, ना कि पूजा पाठ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो है मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो कौटिल्य हो जाएंगे। कौटिल्य की अगर हम बात करें तो कौटिल्य की एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जो है ये एक पॉलिटिकल बुक है। कौटिल्य को जो है ये भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो हैं ये प्रधानाध्यापक भी रह चुके थे और कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके सेनाओं के बीच लड़ा गया था। देखिए, पानीपत की अगर हम बात करें तो पानीपत की टोटल 3 लड़ाई हुई है। पहली जो लड़ाई है ये 1526 ईस्वी में जो है ये हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत होती है और दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है, ठीक है। मुगल वंश का स्थापना होता है बाबर के द्वारा और इब्राहिम लोदी के मृत्यु के पश्चात जो है वो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत में वहाबी आंदोलन शुरू किया था। वहाबी आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1820 ईस्वी में चलाया गया था और ये जो है सर सैयद अहमद के द्वारा जो है ये आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके नेतृत्व में बनी थी। तो अगर हम इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन की बात करें तो ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका गठन का जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की गई थी। बात करें हिंदू विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत तो इसको जो है वो
1856 में इसको शुरू किया गया था और 1856 में जब इसको शुरू या लागू किया गया उस समय में जो भारत के वायसराय हैं वो हो जाएंगे हमारे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इसने ही जो है ये हिंदू विधवाओं को, हिंदू विधवा पुनर्विवाह को जो है इसने वैलिड ठहराया था और इसमें जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका बहुत बड़े प्रचारक के रूप में वो उभरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में किया गया था और उस समय में भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन की कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल भारत में 1884 से लेके 1888 तक था और 28 दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और उस समय में जो है इसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ओणम जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, ये केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है। ओणम जो है ये केरल राज्य के अंदर मनाया जाने वाला महोत्सव है। बात करें तो ये जो है इसका आयोजन किया जाता है और ये विश्व प्रसिद्ध में सर्प नौका दौड़ के नाम से जो है ये काफ़ी फेमस है। और जो ये ओणम महोत्सव है ये केरल के पंपा नदी में जो है इसका आयोजन हर एक वर्ष किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी यानी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा है। तो जो सेकेंड डिस्कोर्स है इसके लेखक रूसो हो जाएंगे। रूसो की अगर हम बात करें तो रूसो जो है ये फ्रांसीसी दार्शनिक तथा राजनीतिकार थे और इन्हीं की पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था वो कौन सा द्वीप है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है वो कोर्सिका द्वीप पर हुआ था और जो ये कोर्सिका द्वीप है ये भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है और यहीं कोर्सिका में एक जगह है जिसका नाम है अजासियो। तो अजासियो में ही जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है वो हुआ है अब 15 अगस्त 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ है। बात करें नेपोलियन बोनापार्ट से सबसे फेमस क्वेश्चन ये है कि 1815 में जो वाटरलू का जो युद्ध हुआ है, वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, ठीक है। और जो ये वाटरलू जगह है ये बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। 73वां संविधान संशोधन जो है ये 1993 के अंदर किया गया था और इसमें जो है ये भाग 9 को जोड़ा गया। भाग 9 के अंतर्गत बात करें तो आर्टिकल 243 क से लेके आर्टिकल 243 9 तक की हमको यहाँ पे चर्चा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। बात करें अगर नागरिकता की तो नागरिकता की जो चर्चा है ये भाग 2 में हुआ है 5 से लेके 11 तक। इसी में जो है आर्टिकल 7 जो है आर्टिकल 7 हमको यानी अनुच्छेद 7 ये कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत आए हैं वो 6 माह तक भारत में रह के पंजीकरण विधि द्वारा उनको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम की पालना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 की गई है।
तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट का उम्र जो 60 वर्ष से लेकर 62 वर्ष किया गया है, ये 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइक्लोन चक्रवात शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुआ है, जिसका अर्थ है, देखिए साइक्लोस का जो अर्थ है वो हो जाएगा सांप के कुंडल, यानी क्वाइल्स ऑफ स्नेक इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो साइक्लोन शब्द है ये हेनरी पेंडिंगटन के द्वारा जो है ये दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत देश के राज्य के राज्यपाल या भारत देश का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष रखा गया है। आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 जो है वो राज्यपाल पद के पात्रता के बारे में हमको जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग जो है ये हम 2026 मार्च की बात कर रहे हैं, तो इसके जो अध्यक्ष है इसमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि ये अभी वर्तमान में अगर बात करें तो NHRC के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। तो जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष के साथ जो है 3 अन्य सदस्य होते हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब विधायिका का जो सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाता है उसको हम लोग मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। और मध्य अवधि चुनाव जो है ये तभी होता है जब किसी विधायक की आकस्मिक मृत्यु या कुछ आकस्मिक घटना हो जाए, उस स्थिति में ये चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि यह जो है ये देखेंगे तो ये अधिक उत्तरदायी होता है और ये नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। तो 1 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए मंडल आयोग की अगर बात करें तो मंडल आयोग जो है ये सेकेंड ओबीसी कमीशन है, और 1979 में जो है वो बीपी मंडल के अध्यक्षता में इसकी गठन की गई थी। और मंडल आयोग की बात करें तो इसने जो है वो सरकारी नौकरी और सरकारी उपक्रम में जो है 27% का जो है आरक्षण ओबीसी को इसने सुनिश्चित किया था। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी। इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, इसको जो है ना सत्य कर लीजिए। तो इसका जो आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो जो मतदान की आयु है ये 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष जो है ये 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या है। अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत का निर्वाचन आयोग का चर्चा जो है हमको आर्टिकल 324 में मिलता है, और ये जो है एक स्वायत्त निकाय है, संवैधानिक निकाय है। 15 जनवरी 1950 को यह स्थापित किया गया था। तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करें कि प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 25 जनवरी को ही जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, और ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं ये हम लोग प्रत्येक 2010 से इसको जो है हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार को मान्यता दिया गया है। देखिए
अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये मौलिक अधिकार जो है ये हमारा भाग 3 में देखने को मिलता है। 12 से 35 तक इसका चर्चा है, ठीक है। और वर्तमान में अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो वर्तमान में 6 है, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी? अगर ये पास्ट के रेफरेंस में पूछा है तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में देखें तो ये जो है ये हमारा प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसको जो है वो 300 के ए में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर की पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड या सर्पिलाकार जियोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी जो है ये हमारा गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह जो है ये सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है हमारा कि एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होता है। जो खगोलीय इकाई है ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है और ये दूरी जो है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य भारत का कौन सा शहर डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है? इस स्थान पर दक्षिण उत्तर रेलवे पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन से मिलती है। तो भारत का जो डायमंड रेलवे क्रॉसिंग है ये आपको नागपुर के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइपिन द्वीप अरब सागर में भारतीय तट पर स्थित बहुत ही ऊबड़ खाबड़ वाला और धनी आबादी वाला द्वीप है। निम्न में से कौन सा शहर इसके समीप स्थित है? तो ये ध्यान रखिए कि जो वाइपिन द्वीप है ये कहाँ है? ये अरब सागर में है और ये जो द्वीप है ये केरल के कोच्चि के निकट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान जो है ये आपको गुजरात के सूरत में देखने को मिल जाएगा और इसकी जो स्थापना है ये 1978 ईस्वी में किया गया था। 31 नंबर प्रश्न है हमारा कि जलेपला, नाथुला, जोजिला और पटकाई निम्नलिखित में से किसके नाम है? तो ये सब जो है ये भारत में हिमालय में ये उपस्थित दर्रे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जलेपला का तो जलेपला जो है ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, नाथुला और जलेपला। जोजिला की अगर बात करें तो जोजिला जो है ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा और पटकाई बूम जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी जोड़ी सुमिलित है? तो देखिए नंदा देवी हिमाचल प्रदेश, मानस गुजरात। देखिए नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है तो ये गलत हो जाएगा। मानस जो है ये असम राज्य में है तो ये भी गलत हो जाएगा। नोकरेक मेघालय में ये सही जवाब हमारा हो जाएगा। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सिमलीपाल भीतरकनिका। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि केसर, नीलम, लंगड़ा किस फसल की प्रजाति है? तो केसर, नीलम और लंगड़ा जो है ये आम की प्रजाति है। बात करें अगर केसर की तो केसर, नीलम, लंगड़ा जो है ये भारत में पाए जाने वाले आम के किस्में हैं और लंगड़ा आम जो है ये उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो YB रेड्डी हो जाएंगे। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का जो वर्णन है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में देखने को मिलता है और इसमें जो है 1 सदस्य और 4 जो है वो अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका थोड़ा ऑप्शन राइट कर लीजिएगा। वर्तमान में 2026 मार्च में जो है इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है तुहिन कांत पांडे।
तुहिनकांत पांडे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कर में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। दिए गए विकल्प में जो है हमारा वो बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बाकी निगम कर, आयकर और संपत्ति कर जो है ये प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए। देखिए आरबीआई का जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में किया गया था और जो ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है ये क्या करती है, तो ये रेपो रेट को बढ़ाएगी, सही है। रिजर्व रेपो रेट बढ़ाएंगे, ये भी सही है। बैंक दर में वृद्धि करे, यानी जो है तीनों ऑप्शन सही है, यानी आंसर बी जो है इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश देता है। एमएसपी का जो फुल फॉर्म है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्णय है वो CACP के द्वारा जो है वो किया जाता है। CACP जो है यही भारत देश के अंदर एमएसपी का निर्धारण करती है। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है। तो सरकार की जो राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बैंकों का पर्यवेक्षण करना, ये नहीं होगा। कर निर्धारण करना जो है ये राजकोषीय नीति का हिस्सा है। तो इसका आंसर जो है हमारा 3 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखें तो 40 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो ये 2013 का एक अधिनियम है और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसको 2015 में लागू किया गया। यही स्टेटमेंट गलत है और गलत पूछा है तो इसका सही जवाब हमारा 4 हो जाएगा। बाकी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये भारत के पूरे क्षेत्र को कवर किया। यह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घरेलू महिला की घर की मुखिया मानते हुए राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान करता है। इसे भोजन का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये जो है ये तीनों राइट है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जो फेयर एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय त्वरक सुविधा है जो डमस्टैंड जर्मनी में है, जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य देश है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी भारतीय संस्थान नोडल संस्थान है। तो जो FAIR फेयर का जो नोडल संस्थान है वो हमारा बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए भारत निर्माण योजना का जो शुभारंभ है ये 16 दिसंबर 2005 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे प्रदान करना, सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है हमारा कि वित्तीय संस्थान नाबार्ड की स्थापना, जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। तो 1982 में भारत सरकार द्वारा किया गया। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हो जाएगा और ये जो है ये कृषि और कृषि कार्यों के लिए जो है ये ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा के प्रभाव पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया आधारित है। विद्युत धारा के प्रभाव पर जो विद्युत लेपन की प्रक्रिया आधारित है उसको हम रासायनिक प्रभाव के रूप में जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि मानव के दृष्टि दोष के संबंध में, देखिए मानव के दृष्टि दोष के संबंध में जो है आपको सही कथन बताना है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वो सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि निकट दृष्टि दोष युक्त कोई वस्तु दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। तो दिए गए विकल्प में जो है हमारा वो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यानी निकट दृष्टि दोष जो है इसमें
ये कंडीशन लगता है। और दीर्घ दृष्टि दोष का जो है, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तुओं को जो वस्तु को दीर्घ दृष्टि दोष है वो वस्तु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेगा लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। वहीं जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की वस्तुओं को वो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो इसका आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश का नियम कहता है कि एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संलग्न विद्युत आवेश के लिए अनुपातिक होता है। तो ये जो नियम है ये गाउस का नियम है। गाउस का नियम, जिसे गॉस के प्लांक प्रमेय थ्योरी के रूप में जानते हैं, ये विद्युत क्षेत्र को विद्युत आवेश के वितरण से संबंधित नियम है। तो इसका आंसर तो हमारा एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ बॉयल लिखा हुआ है तो बॉयल का जो नियम है, बॉयल ने गैस से संबंधित नियम दिए थे। कूलम्ब जो है, कूलम्ब ने आवेश का नियम दिया। वहीं अगर हुक की बात करें तो हुक ने जो है वो लोचकता का नियम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की जो शक्ति है वो डायोप्टर में मापा जाता है। डायोप्टर की जो बात करें तो इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि प्रतिरोध आर सीधे अनुपातिक है। जो प्रतिरोध आर है वो सीधे जो है तार की लंबाई के अनुपातिक होते हैं। यानी जब प्रतिरोध की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध का जो मान है ये इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल भौतिक राशियों के लिए 7 मूल इकाइयाँ हैं। टोटल मूल भौतिक राशि कितनी है? 7 है। उस विकल्प का चयन करें जो एसआई आधार इकाई में नहीं है। तो जो दिया गया विकल्प है उसमें लीटर जो है वो मूल भौतिक राशि में नहीं है। बात करें यहाँ पे मीटर जो है, मीटर जो है ये लंबाई को दिखाता है। कैंडेला जो है इसे हम ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का है कि कुहासा होता है। जो कुहासा है ये एक कोलाइड का एग्जाम्पल है, और कुहासा जो है ये एरोसोल इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गैस का कौन सा गुण उसे तरल से अलग करता है। तो गैस का जो संपीड़ितता का गुण है वो उसको तरल से अलग करता है, क्योंकि गैस को जो है आप दाब के साथ उसको बहुत बड़े गैस को बहुत कम आयतन में आप इसको संग्रहित कर सकते हैं। 52 नंबर प्रश्न है हमारा कि किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो जो तत्व जो है हमारे तत्व का जो पहला प्रयोगात्मक रूप से जो परिभाषा है वो लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने जो है वो 1661 ईस्वी में तत्व का परिभाषा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 53 जो है कि एलिजरीन एक प्रकार का डैश है। एलिजरीन जो है ये एक प्रकार का डाई या रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। तो हमारे शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। 55 नंबर प्रश्न है कि 1985 का वियना सम्मेलन कब हुआ है? 1985 में। तो वियना सम्मेलन की सुरक्षा के लिए आहूत किया गया था। तो इसमें जो है ओजोन परत के लिए वियना सम्मेलन 1985 में जो है ये बुलाया गया था। 56 नंबर प्रश्न है हमारा कि किस पौधे से लिटमस निकाला जाता है। तो जो लाइकेन है, लाइकेन से हमें लिटमस की प्राप्ति होती है। कौन सा प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का कारक बनता है। तो जो प्लाज्मोडियम है ये परजीवी मलेरिया का कारक बनता है, और ये जो है ये एनोफिलीज मच्छर से जो है एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है ये होता है। 58 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है।
तो जो विटामिन B5 है इसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टमाटर का रंग डैश की उपस्थिति में लाल हो जाता है। तो लाइकोपीन के कारण जो है वो टमाटर का जो रंग है वो लाल हमको दिखता है। भारत के किस राज्य में धान मेढक की नई प्रजाति पाई गई है? तो ये भारत का जो असम राज्य है उसमें 2019 में जो है वो धान मेढक की नई प्रजाति पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सह अभाज्य संख्याएं ऐसी है कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 527 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1147 है। तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 3 संख्या जो है वो A, B और C मान लेते हैं तो क्वेश्चन कहता है हमको कि प्रथम 2 संख्या यानी A गुना B कितना है 527 है और अंतिम 2 संख्या यानी B गुना C कितना है? तो B गुना C हमारा है 1147। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 527 का गुणनखंड होगा 17 गुने 31 और 1147 का गुणनखंड होगा हमारा 31 गुने 37। तो यहाँ से हमको क्या मिला? यहाँ से हमको जो है वो A का वैल्यू मिल गया कि A का वैल्यू कितना है 17, तो A बराबर 17 हो जाएगा। B बराबर कितना है 31 हो जाएगा और C बराबर कितना है 37 हो जाएगा। तो 17 प्लस 31 प्लस 37 का मान पूछा है तो वह हमारा 85 ऑप्शन नंबर A जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x और y की औसत आयु 20 वर्ष है। x और y की औसत आयु जो है 20 वर्ष है, यानी x और y की औसत आयु कितना हो जाएगा 20 गुने 2 बराबर 40 वर्ष। फिर यहाँ कहता है z x की जगह लेता है तो यह औसत 19 वर्ष हो जाता है। तो यानी z के जगह कौन आ जाएगा? x आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा z और y का जो औसत आयु है वो हमारा 38 वर्ष हो जाएगा। फिर कहता है यदि, यहाँ कह रहा है कि यदि जेड वाई की जगह लेता है, अगर जेड वाई के जगह ले लेगा तो यहाँ पे क्या होगा एक्स और क्या बच जाएगा, एक्स और जेड बच जाएगा। तो इसका औसत 21 वर्ष है। तो ये हो जाएगा हमारा 21 दूना 42 साल। ठीक है। तो अब पूछता है कि एक्स वाई जेड का जो है वो हमको आयु बताना है। तो जब हम यहाँ पे एक्स वाई और जेड का कुल आयु निकालेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 40 प्लस 38 प्लस 42 और सब में 2 आदमी है तो 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा आ जाएगा कितना 120 अब बट्टे में 2 यानी 60 वर्ष आ जाएगा। तो 60 वर्ष में जो है वो x का आयु कितना हो जाएगा? 60 वर्ष में जो है x का आयु हो जाएगा 60 माइनस 38। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे z और y का कितना है 38। अगर 60 में से 38 घटा देंगे तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 60 में से जब 38 घटाएंगे तो हमको 22 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा निकालेंगे हम y का, तो 60 माइनस 42, 60 माइनस 42 करेंगे तो 18 वर्ष और z का निकालेंगे तो 60 माइनस 40 यानी 20 वर्ष, यानी 22, 18, 20। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 30% घटाने पर इसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। दुकान की राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और तो यहाँ पे देखिए जो वस्तु का मूल्य में 30% घटाने पर इसकी बिक्री जो 20% बढ़ जाती है, तो दुकान का राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान के चलिए अगर वो वस्तु जो है वो 100 का था, 30% जो है घटा दिया तो वो 70 का हो गया, तो इसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। यानी 70 का 120% करेंगे तो हमारा कितना आएगा? बरसते 84 यानी 100 से 84 हो गया। तो इसमें जो है पूरे लेन देन में जो है 16% का जो है वो घाटा हो चुका है। तो इसका आंसर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक कलम को 5 रुपए में बेचा जाता है तो 2 रुपए
का लाभ होता है। जब उसी कलम को 10 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 रुपये का कलम अगर वो बेचता है, यानी 5 रुपये का कलम अगर वो 3 में बेचेगा तो उसको 2 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमको बोलता है कि जब 10 रुपये में इसको बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा। तो 10 रुपये में वो 3 बेचेगा तो यानी उसको टोटल 7 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर 4 हो जाएगा। देखिए ये सब चीज़ जो है क्वेश्चन आप बेसिक से बनाइए। ठीक है, बेसिक से बनाइएगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष की किस दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्ष में 2700 रुपये हो जाएगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ब्याज की बात करें तो 2700 हो जाएगा 1800 रुपये की राशि। तो यानी इसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ गया, इंटरेस्ट हमारा 900 जुड़ गया। 2700 में से 1800 घटाएंगे तो अब जो है हमको क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुना समय। तो आप इस पे इसको बैठा दीजिए। तो ब्याज कितना है, ब्याज हो जाएगा हमारा 900 गुने 100, मूलधन कितना है 1800 और समय कितना है 10 वर्ष। यहाँ से इसको काट लीजिए, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 1 से 1 जीरो कट जाएगा, 9 दूना 18, 2 पंचे 10, यानी इसका आंसर जो है 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर प्रश्न है कि ए तथा बी दो नल जो किसी टंकी को 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। तो देखिए ए 10 मिनट, बी 20 मिनट, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 दूनी 20, 20 से कम 20 हो जाएगा। टंकी की पेंदी में रिसाव होने से भरी हुई टंकी जो है ये 40 मिनट में खाली हो जाता है। ठीक है, यदि टंकी प्रारंभ में खाली रही हो तो रिसाव के रहते हुए दोनों नल टंकी को कितने समय में भर सकेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर जब टंकी भरा हुआ होगा, ठीक है, तो ये कितना भरेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में ये 1/10 भर रहा होगा, ये 1/20 भर रहा होगा। लेकिन 40 मिनट में खाली हो रहा है तो ये इस रफ्तार से जो है इसको खाली कर रहा होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/8 आ जाएगा, यानी जो है 8 मिनट में जो है वो इस टंकी को भर सकेंगे। इसका सही आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गम शब्द का अर्थ है, दुर्गम शब्द का अर्थ है कि जहाँ जाना कठिन हो। 68 नंबर क्वेश्चन है जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द होगा, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समवन हैज़ स्टोलन माय पासपोर्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा माय पासपोर्ट हैज़ बीन स्टोलन। तो 4 इसका सही राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमको इनडायरेक्ट नरेशन इसका बताना है कि सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट, सी इनक्वायर्ड ऑफ मी। तो इसका जो सही जवाब है हमारा वो हो जाएगा हमारा इफ़ आई वॉज गोइंग टू मार्केट, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है, हमको गलत यहाँ पे पूछा है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे कि बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, ये भी सही है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है, यही क्वेश्चन जो है हमारा स्टेटमेंट ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ये हमारा 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की बात करें तो बिहार की लंबाई जो है वो पूरब से पश्चिम जो है वो 483 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि नागी एवं नकटी वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। तो नागी और नकटी डैम जो है ये बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भागलपुर से वर्धमान के बीच रेलवे निर्माण के कारण किस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो जो उस समय में अधिकतर जो विद्रोह होते थे
और जिससे पर्यावरण की क्षति होती थी, तो लगभग उससे जो है जनजाति लोग ही उससे प्रभावित होते थे। तो इसका सही जवाब जो है हमारा इसका सही जवाब जो है हमारा संथाल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह जो है इसकी शुरुआत हुई थी इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत जो परियोजना दगमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि बिहार राज्य की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो दगमारा है, और दगमारा जो है ये विद्युत परियोजना जो है ये कोसी नदी पर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर की पीडीएफ का पूर्ण अर्थ क्या है। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का जो आविष्कार है वो एडोब के द्वारा किया गया था। ठीक है, और पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका आंसर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी संख्या में अंकों का एक सेट जीएसटी धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रकृति है। देखिए, जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये टोटल 15 डिजिट का एक अंक होता है, और इसका जो है प्रत्यक्ष प्रकृति है। तो ये जो है ये पैन कार्ड नंबर को की प्रत्यक्ष प्रतिकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर कि विजय पांडुरंग भटकर किस रूप में लोकप्रिय हैं। विजय पांडुरंग भटकर जो हैं ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 1991 में जो है पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000, और 1998 के जो अंदर है वो परम 10,000 बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि कुडानकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कुडानकुल्लम परमाणु ऊर्जा जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा, और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा है। नासा ने किस वर्ष में अपनी सबसे प्रसिद्ध टेलीस्कोप हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को प्रक्षेपण और तैनात किया था। तो ये नासा ने जो है 1990 में हब्बल टेलीस्कोप को छोड़ा था। 80 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन छात्रवृत्ति या अभ्यास के माध्यम से ऊर्जा नीति में विशिष्ट योगदान की मान्यता में प्रतिष्ठित कार्नोट पुरस्कार प्रदान करता है। तो देखिए, संगठन छात्रवृत्ति या अभ्यास के माध्यम में ऊर्जा नीति में जो देने वाला पुरस्कार है उसका नाम कार्नोट पुरस्कार है, और ये जो पुरस्कार है ये पूछा गया है कौन प्रदान करता है। तो इसको जो है वो क्लीमान सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी के द्वारा इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 22वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धि के लिए पुरस्कार जीता था। तो वो फिल्म जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा वेल मरंगल। 82 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था, या ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि डैश द्वारा लिखा गया। इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा। जो ये किताबुल हिंद है, किताबुल हिंद जो है ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था, और ये जो है ये अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अल बरूनी हो जाएगा, और ये अरबी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन विल मैन टेक अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। व्हेन विल टेक मैन अस के जो लेखक हैं उनका नाम हमारा अतुल जालान हो जाएगा। अतुल जालान की बात करें तो ये इन्होंने इस पुस्तक में नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के बारे में जो है इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर कि उत्कृष्ट रचना द वेल्थ ऑफ नेशन द्वारा लिखा गया था। तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये एडम स्मिथ की बहुत ही फेमस पुस्तक है, और एडम स्मिथ ने जो है इसमें धन के बारे में बताया था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को जो है वो शहीद दिवस मनाया जाता है। बात करें 14 नवंबर को तो विश्व
विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 नंबर होगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 87 नंबर प्रश्न है कि नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। नाटो की बात करें तो नाटो जो है ये 32 देशों का एक सैन्य संगठन है और इसकी स्थापना जो है वो 1949 में किया गया था। इसकी मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अगर हम ओपेक की बात करें तो जो ओपेक है इसका स्थापना सितंबर 1960 में किया गया था और वर्तमान में जो है इसमें 12 सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है वो आपको वियना ऑस्ट्रिया के अंदर देखने को मिलेगा। 89 नंबर प्रश्न है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो मुख्यालय है वो बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अप्पू निम्नलिखित में से किस वर्ष एशियाई खेलों का शुभांकर था। जो अप्पू जो है ये 1982 ईस्वी में जो है ये एशियाई खेलों का जो है ये आदर्श वाक या शुभांकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेल के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी डैश के लिए दिया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को जो है ये सम्मान दिया जाता है और इसका जो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है इसकी शुरुआत जो है 1956-57 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुडानकुल्लम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो कुडानकुल्लम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये हमारा तमिलनाडु राज्य के अंदर देखने को मिल जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि 1972 में दलित पैंथर्स भारत के किस राज्य में दलित युवाओं का एक उग्रवादी संगठन बना। तो जो दलित पैंथर है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य का जो है वो एक उग्रवादी संगठन बना था और इसकी स्थापना जो है वो नामदेव ढसाल, राजा ढेले और करुणा काम्बले के द्वारा किया गया था। दलित पैंथर्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। नमामि गंगे किस वर्ष शुरू किया गया। नमामि गंगे जो है ये 2014 में शुरुआत इसकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर कि किस राज्य के नीति आयोग मॉडल पर आधारित थिंक टैंक GRIT स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो है गुजरात राज्य हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि किसके मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये हुमायूं का मकबरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 97 कि संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बना है। तो ये आइवरी कोस्ट इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। और ये जो जल कन्वेंशन जो है इसको 1992 से लागू किया गया। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दिया गया है। तो एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो है इसकी जो मंजूरी है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के द्वारा दिया गया और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये आपको मुंबई में मिलेगा। नेक्स्ट गोवा में मोरमुगांव बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर का कि राष्ट्रपति भवन शिखर स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है। तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है उसका नाम जो है वो गणतंत्र मंडप रखा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पेरिस में ग्रेविन म्यूजियम द्वारा कास्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने। तो इसका सही जवाब हमारा शाहरुख खान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 100 प्रश्न जो है वो समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना इसमें सही हुआ है और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।